पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आप जातियों में बने रहेंगे तो आप नीच बने रहेंगे। फिर आप शिकायत किससे करते हैं? या तो शिकायत मत करो, क्योंकि मैं जहां भी पूरे देश में जाता हूं और लोगों से पूछता हूं तुम्हारी उत्पीड़न का कारण क्या है, तुम्हारी बदहाली का कारण क्या है, तुम्हारे शोषण का कारण क्या है, तो सभी लोग कहते हैं कि हमारे उत्पीड़न का, बदहाली का और शोषण का कारण जाति है। वैसे तो दो लोग इस पे बहुत विस्तार से बोल चुके, इस पे मुझे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर जाति ही सभी प्रकार के उत्पीड़न का कारण है, तो हम जब तक जातियों को जिंदा रखेंगे तब तक हम उत्पीड़न को जिंदा रखेंगे। अगर उत्पीड़न से मुक्ति चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कोई आपसे छुआछूत करे, कोई आपको नीच कहे, तो जितना जल्दी हो सके इस जाति रूपी कोढ़ की बीमारी को छोड़ दो। मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका में कोई जाति नहीं है, इंग्लैंड में कोई जाति नहीं है, कनाडा में कोई जाति नहीं है, इटली में कोई जाति नहीं है, स्पेन में कोई जाति नहीं है, चाइना में कोई जाति नहीं है, जापान में कोई जाति नहीं है, कोरिया में कोई जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कोई जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में कोई जाति नहीं है। जाति केवल भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में है। जिसने जाति बनाई वो फायदे में हुए, और जो जाति में अपनी मर्जी से बना हुआ है वो नुकसान में है। तो फिर रोना किस बात का? ऐसी हर चीज को त्याग दो जो आपको नीच बनाए, जो आपको गुलाम बनाए, जो आपके साथ छुआछूत करे, जो आपको कमजोर बनाए। और भंते जी ने बिल्कुल सही कहा कि आरक्षण रूपी बैसाखी आपको ताकत नहीं दे रही है। एक समय और परिस्थिति थी जहां इसकी जरूरत थी, तो उसने हमें सबल बनाया, लेकिन आज वो बैसाखी हमें ठीक ठाक शरीर होने के बाद भी लंगड़ा के चलने के लिए मजबूर कर रही है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे विभागों में, मंत्रालयों में, स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं जहां डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और हमारा आदमी उस सब्जेक्ट में पीएचडी करने के बावजूद उसका वहां सिलेक्शन नहीं होता। और सिलेक्शन जो करने वाली बॉडी है वो खुद इतना विद्वान नहीं है, फिर भी हमारे काबिल लोग के सामने लिखता है नॉट फाउंड सुटेबल। जिसने मन बना लिया कि ये काबिल अछूत आ गया है, ये काबिल शूद्र आ गया है, इसको नहीं लेना है, तो आपकी काबिलियत को वो जीरो करने में 1 मिनट लगाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक दौलत राम कॉलेज है, वहां प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, बेहद काबिल थी। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे घर पे बहुत आना जाना रहा, और वो बच्ची एक एक्स्ट्रा ब्रिलियंट थी। वहां की प्रिंसिपल ने सिर्फ इसलिए हटा दिया कि अगर दलितों में, अछूतों में, इस वंचित समाज में, इस शूद्रों में इतने काबिल लोग होंगे और उनको यहां आकर पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो यहां ये अपने जैसे और विद्वान लोग पैदा करेंगे, तो ये जातियां जिनको हमने हजारों साल से गुलाम बनाया है, ये सबल बन जाएंगी, प्रबल बन जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। सिर्फ इसी जातिवादी मानसिकता की वजह से डॉक्टर रितु सिंह को टर्मिनेट कर दिया। वो लगभग 20 दिन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठी हैं। यानी आपकी काबिलियत भी आपकी गले की जंजीर बन रही है, और उसका कारण वो रिजर्वेशन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैकेंसीज तो कहीं है नहीं, कहीं 1 निकलती है, कहीं 2 निकलती है, मैक्सिमम कहीं 5 निकलती है। 5 वैकेंसी पे अनुसूचित जाति जनजाति के कई हजार लोग अप्लाई करते हैं, और उनमें सैकड़ों लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं।
तो वो तो आप अगर बिना रिजर्वेशन के अप्लाई करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है, तब आप ज्यादा सीटें ले पाएंगे। रिजर्वेशन में आपकी 2 मिलती हैं तो 2 ही मिलेंगी। जर्नल से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है अगर 100 वैकेंसी जर्नल की हो तो 100 में से आप 10 ले जाओ, लेकिन जब आप काबिल होने के बावजूद उस बैसाखी को छोड़ने को तैयार नहीं हो तो आप अपने गले में जंजीरें डालकर अपने आप को कैद करके रखे हो। दुनिया बहुत बड़ी है, तैरना तो सीखो, उड़ना तो सीखो। उड़ान इतनी, स्काई इज अनलिमिटेड। अगर आप उड़ेंगे तो कोई लिमिट नहीं है उड़ने की, लेकिन सीमा में रहेंगे तो फिर एक लिमिटेड आपका स्कोप है। लोगों ने मुझे कहा कि आप ये मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। मैं आज बंते जी के सामने और आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई मुझे ये कहे कि या तो तुम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को चलाओ और ये बौद्ध धम्म का काम करो, या आप मंत्री बने रहो, तो दोनों में से किस रास्ते को चुनना चाहिए। मुझे उचित लगा कि बाबा साहेब की वजह से एमएलए बना। वो रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो एलएलबी में एडमिशन ना होता, वकील ना बन पाता। बाबा साहेब रिजर्वेशन की व्यवस्था ना कर पाते तो एमएलए नहीं बन पाता, और एमएलए नहीं बन पाता तो मंत्री भी नहीं बन पाता। जो बाबा साहेब ने दिया, मैं उस बाबा साहेब के लिए अगर अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो करूंगा। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। मंत्री बनने के बाद कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल जाता। क्या मैं बंगले की गाड़ी की शक्ल देखूं? मेरे समाज पे उत्पीड़न होता रहे, बहन बेटे की इज्जत लूटती रहे, बस्तियां जलाई जाती रहे, युवाओं का कत्ल होता रहे, और मैं केवल इस बात से संतुष्ट हो जाऊं कि मैं मंत्री हूं? लानत है ऐसी मंत्री पद की कुर्सी पर। अपने समाज की लड़ाई को किसी को तो लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया, तो वो रिजर्वेशन देकर अपने बच्चों को पढ़ाकर क्या चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे। तो मैं अकेला हजारों साल की गुलामी तोड़कर अपने लोगों को यहां तक लेकर आया। जब मेरे इतने सारे समाज के लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, मैं अकेला जब हजारों साल की गुलामी तोड़कर इतनी तरक्की दे गया, फिर ये सारे लोग मिलकर जब समाज के लिए करेंगे तो मेरा समाज पूरे दुनिया में बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन मेरे समाज के लोगों ने धोखा दिया। इसीलिए 1956 में 18 मार्च को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगरा आए तो उन्होंने कहा था, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज मुझे याद आती है उनकी बात, और वो 5 दिसंबर की बात भी याद आती है, जब रात को काफी टाइम हो गया। नानक चंद्र रत्तू से उन्होंने कहा कि रत्तू, काफी देर हो गई, अब तुम भी घर चले जाओ। तो जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने लिटाया और उनके पैर ऊपर किए, तो बाबा साहेब ने एक बात कही कि रत्तू, काफी देर हो गई, तुम चले जाओ, लेकिन आज मेरा मन बेहद दुखी है। ऐसा लगता है जैसे मैं वर्षों से सोया नहीं हूं। मेरा मन करता है कि आज मैं अच्छे से जी भर के सो लूं। लेकिन रत्तू, तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना, मैं इस कारवां को बड़े मुसीबतों के साथ, बड़े दुख और कष्ट झेलकर यहां तक लेकर आया। इसमें बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ा संघर्ष किया है, मेरे रास्ते में बड़ी बेड़ियां डाली गई, बड़े कांटे बिछाए गए, फिर भी बड़ी मुसीबतों के बाद मैं यहां तक लेकर आया हूं। रत्तू, तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना कि मेरे बाद इस कारवां को आगे लेकर जाएं, और अगर आगे ना ले जा सके कम से कम यहां तो रोक के रखें। तो वो बात बाबा साहेब का, वो जो मन की पीड़ा थी, क्योंकि अगले दिन तो बाबा साहेब नहीं उठे, अगले दिन बाबा साहेब नहीं उठे, वो नहीं थे। तो ये बात मुझे बार बार याद आती है कि क्या हम सब गद्दार बनेंगे, या कोई बाबा साहेब के प्रति वफादारी से, ईमानदारी से समाज का काम भी करेगा। तो मैं इसलिए मैं कहता हूं, होके मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो तक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए।